नमस्कार, मैं अनीशा दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में। मिर्गी ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो आपके दिमाग को प्रभावित करती है। इसमें दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है और व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। इसकी पुष्टि तब तक नहीं होती जब तक किसी व्यक्ति को 2-3 बार दौरे नहीं आ जाते। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, मिर्गी कैसे शरीर के अंगों को प्रभावित करती है और सबसे जरूरी इसका इलाज कैसे संभव है, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, आईपीएस हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। थैंक यू डॉक्टर, सबसे पहला मेरा सवाल है, मिर्गी क्या होती है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। मिर्गी जो है ब्रेन की एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होती है। ये ब्रेन की बीमारी है जिसकी वजह से क्षणिक समय के लिए ब्रेन या तो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है या कम काम करने लगता है, जिसकी वजह से या तो तुरंत मरीज गिर के बेहोश हो जाते हैं या क्षणिक समय के लिए ब्रेन के जो फंक्शंस हैं, जैसे देखने में नए चीजों को देखना, जैसे तारे सितारे, जैसे सुनने में नई आवाजों का सुनना, जैसे अचानक कोई अद्भुत एक टेस्ट या स्मेल को महसूस करना, या अचानक कोई हाथ और पैर के अंदर में जर्क्स आ जाना, चाहे वो चेहरे पे हो, हाथ में हो, पैर में हो या बदन के किसी भी हिस्से में हो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई मन में डर आ जाती है, कोई फियर आ जाता है। तो कोई भी ब्रेन का फंक्शन यदि टेम्पररी रूप से काम करना कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो ये मिर्गी का एक लक्षण हो सकता है। और इसमें ये बीमारी ब्रेन की है और इसका हर एज, हर सेक्स, हर कम्युनिटी, यहाँ तक कि हर एनिमल किंगडम में एनिमल्स में पाया गया है। तो मिर्गी की बीमारी जो है किसी को भी हो सकती है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल डॉक्टर मेरा आपसे, मिर्गी के कारण क्या होते हैं? मिर्गी, जैसे मैंने कहा, ये ब्रेन की बीमारी है तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण जो हम देखते हैं आपने इर्द गिर्द, ब्रेन में इन्फेक्शन, जैसे हम समझते हैं जैसे बुखार हो गया, दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, कोई भी ब्रेन का इन्फेक्शन, जैसे कोई कीड़े का अंडा ब्रेन के अंदर पहुंच जाए या ब्रेन में कोई टीबी हो जाए, तो कोई भी ब्रेन का इन्फेक्शन, चाहे वो वायरस से हो, बैक्टीरिया से हो या फंगस से हो, किसी भी इन्फेक्शन से, जैसे अभी कुछ दिन पहले कोविड आया था, तो कोविड की वजह से भी ब्रेन में कई बार इन्फेक्शन हो जाने की वजह से फिट्स, मिर्गी या दौरे आ सकते हैं। तो इन्फेक्शन एक सबसे कॉमन कारण है। इसके अलावा और ब्रेन के अंदर कोई गांठ हो, कोई सूजन हो, कोई क्लॉट हो, कोई ट्यूमर हो, कोई स्ट्रक्चरल कॉज हो ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसी तरह से ब्रेन के अंदर में यदि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, जैसे ब्रेन के अंदर में कई सारे बीमारियां होती हैं जिनका हमारे जीन्स पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से भी मिर्गी के दौरे हो सकते हैं। इसके अलावा बॉडी में यदि कोई मेटाबॉलिक चेंज हो जाए, जैसे अचानक शुगर का कम हो जाना, अचानक सोडियम का कम हो जाना, इन सब चीजों की वजह से भी मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। इसी तरह से और भी कारण होते हैं, जैसे जो जिनका कारण हम सही तरह से डायग्नोसिस करने के बाद नहीं पकड़ पाते हैं, उनको हम अननोन कॉजेस कहते हैं। मिर्गी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? मिर्गी का डायग्नोसिस बेसिकली तो हम कहते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आई विटनेस अकाउंट, हिस्ट्री डिटेल में हमें मालूम चल जाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है मरीज को, या ये बेस्ट, कई बार पेशेंट अगर बेहोश हो जाते हैं तो खुद अपनी पूरी दशा बयान नहीं कर सकते हैं, तो उस समय चश्मदीद गवाह कोई हो, जैसे उसे घर वाले हो, जैसे स्पाउस हो, मम्मी हो, बहन हो, भाई हो, या ऑफिस में काम करने वाले कलीग्स हो, वो उस घटनाक्रम को पूरी तरह से देख के, सुन के, समझ के, वो जो हमें डिस्क्राइब करते हैं, तो डायग्नोसिस तो हमारा 80% उसी से हो जाता है कि ये मिर्गी है। इसमें कुछ कुछ हैं ऐसे ऑप्शंस जिसमें हमें लगता है मिर्गी है, बट हम जांच कराने पे पाते हैं कि कोई और वजह थी। जैसे कई बार हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, उसकी वजह से ब्रेन को ब्लड फ्लो ना मिले, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया या अचानक टैकीकार्डिया हो गया, उसमें कई बार ब्रेन को क्षणिक समय ब्लड फ्लो ना मिल पाने की वजह से
मिर्गी जैसा एक रूपरेखा तैयार हो जाती है। कई कारण होते हैं, जैसे ब्रेन के अंदर ब्लड फ्लो न जाने की वजह से TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, उसमें भी हमें मिर्गी जैसा हो सकता है। पर ज्यादातर अगर अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाए कि एग्जैक्टली कैसे हुआ है, जैसे मिर्गी आने से पहले कैसे बिहेव कर रहे थे, मिर्गी के दौरान कैसे बिहेव किया, मिर्गी के बाद में कैसे बिहेव किया, तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि ये मिर्गी की बीमारी है हिस्ट्री से। इसके बाद इसको हमें कंफर्म करना पड़ता है। कंफर्म करने के लिए हमें एक तो सीजर डायरी मेंटेन करने बोलते हैं कि अगर आगे से ऐसा हो तो अगर संभव हो तो उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा जाए। दूसरी ये होती है कि हम कहते हैं कि ब्रेन के कुछ टेस्ट कराएं। जैसे ब्रेन के लिए हम EEG टेस्ट कराते हैं, जिसमें जैसे हार्ट की ECG होती है, ब्रेन के अंदर में इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और इलेक्ट्रोड्स लगा के उसकी हम फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन देखते हैं। और कई बार मेजर सीजर्स भले ही ना आ रहे हो ऊपरी तौर पे, बट अंदर ही अंदर ब्रेन के अंदर सटल सीजर्स चल रहे होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एपिलेप्टिक फॉर्म डिस्चार्जेस। उनको अगर EEG पकड़ लेता है तो वो हमें डायग्नोसिस में हेल्प करता है। डॉक्टर, क्या मिर्गी का ट्रीटमेंट उपलब्ध है? तो फर्स्ट थिंग इन ट्रीटमेंट इज कंफर्मिंग द डायग्नोसिस दैट दिस इज एपिलेप्सी। एक बार कंफर्म हो गया कि एपिलेप्सी है तो उसका इलाज हम लोग दवाइयों से करते हैं और मरीज को और उनके घर वालों को समझाते हैं कि इससे कैसे आगे के लिए हमें लड़ा जाए, क्योंकि ये बीमारी एक दिन 2 दिन की नहीं होती है। ये कम से कम हमें 3 साल तक तो इनको इलाज करना ही पड़ता है। तो बीमारी के बारे में जानना जरूरी है। हर आदमी का एपिलेप्सी मिर्गी अलग टाइप का होता है, तो एपिलेप्सी के बारे में जानना है, उसके जो दवाइयां हम देंगे उसके बारे में जानना है, दवाइयों के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उनके बारे में जानना है। और फिर हम यूजुअली एक दवाई से चालू करते हैं। एक दवाई से ही मान के चलिए आप 100 में से 60 से 70% लोगों का कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद जो रिमेनिंग कई पेशेंट्स होते हैं जिनको एक दवाई से काबू में नहीं होता है, उन केसेस में हमें एक सेकेंड, कई बार थर्ड, रेयरली हमें 4 से 5 दवाइयों का यूज भी करना पड़ता है। बट ज्यादातर इन 70% ऑफ केसेस 1 या 2 दवाई में हमें कंट्रोल हो जाता है। जिनको कंट्रोल नहीं होता है उन केसेस में हम दूसरे और थर्ड या फोर्थ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज करते हैं। मेनी टाइम्स हमें ड्रग्स के बावजूद भी पूरा कंट्रोल नहीं होता है। अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ केसेस, उन केसेस में फिर हमें ऑल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में सोचना पड़ता है। जैसे कुछ पेशेंट्स में, स्पेशली इन बच्चों में स्पेशल एपिलेप्सी डाइट होती है, वो हम लोग ट्राई करते हैं। और उससे अगर कंट्रोल नहीं हो, कुछ इंटरवेंशंस हैं, जैसे वेगल नर्व स्टिमुलेशन, जिससे वेगल नर्व को स्टिमुलेट किया जाता है। जैसे फिट्स की जो नंबर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। ज्यादातर ये सब थेरेपीज हम तब यूज करते हैं जब आसानी से दवाइयों से कंट्रोल ना हो, ताकि इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी की क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट्स की हम सुधार कर सकें। तो इन सेलेक्टेड पेशेंट्स ऑफ एपिलेप्सी जिनको दवाइयों से पूरा फायदा नहीं हो रहा है, उन केसेस में हम सर्जिकल इंटरवेंशंस लाइक वेगल नर्व स्टिमुलेशन, एपिलेप्सी सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स, रेयरली, कुछ केसेस में हमने बायलैटरल डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का भी इस्तेमाल किया है। ये सब सर्जिकल ऑप्शंस है, रिजर्व ओनली फॉर दोज इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी जिनका दवाइयों से अच्छा कंट्रोल नहीं हुआ है। बट मेजॉरिटी 80% ऑफ द पेशेंट्स दे कैन बी कंट्रोल्ड विद मेडिसिन्स अलोन। मिर्गी के सिम्टम्स क्या हैं और कोई इनको कैसे पहचान सकता है? इन सिम्टम्स ये हैं कि ब्रेन के 2 तरह के फिट्स होते हैं। एक होते हैं फोकल एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी में ब्रेन के जिस एरिया में वो स्टार्ट होता है, जैसे सेंसरी एरिया में स्टार्ट हुआ तो अचानक ब्रेन बॉडी के वो पर्टिकुलर पार्ट जो उससे कंट्रोल्ड होता है, वहां पे एक एबनॉर्मल सेंसेशन पैदा होता है। अगर हमने टच एरिया में किया है तो वहां पे जलन का एहसास होगा, यदि वो टेम्परेचर वाला एरिया है तो वहां पे गर्माहट की एहसास होगा। इसी तरह से अगर विजुअल एरियाज में हुआ है तो आंखों के आगे बिजली करंट, तरंगे, पैटर्न्स दिखाई देते हैं। कई बार कुछ लोगों को अचानक एबनॉर्मल एक बदबू, जैसे रबड़ जलने की बदबू या एबनॉर्मल टेस्ट सेंसेशन, इस तरह का भी हो सकता है। और कई लोगों को अचानक
जर्क्स मूवमेंट, चाहे वो आंखों के इर्द गिर्द हो, चेहरे पे हो, हाथ में हो, पैर में हो, एक साइड बॉडी में हो, या दोनों तरफ के हाथ और पैर और चेहरे सब पूरे बॉडी पे भी आ सकते हैं। ये हो गए फोकल सीजर्स। ये सेंसरी हो सकते हैं, मोटर हो सकते हैं, और मोटर्स में भी हम लोग फोकल टोनिक टाइप, क्लोनिक टाइप, अलग अलग पैटर्न्स बोलते हैं। इसके अलावा जो एक सिम्टम होता है वो है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। ये हम जो भी देखते हैं ये तुरंत पकड़ में आ जाता है। इसमें अचानक जो पेशेंट होता है, अचानक एक आवाज आती है और अचानक चारों हाथ पैर के स्टिफ हो जाते हैं और कुछ देर बाद हिलने लग जाते हैं, और उसके बाद पेशेंट गिर जाते हैं और चोट लग जाती है। कई बार जीभ कट जाते हैं, कई बार बॉडी यूरिन और स्टूल बॉडी में से निकल जाता है, और कुछ समय तक हिलने के बाद फिर बॉडी शिथिल हो जाता है, और जब होश में आते हैं तब पेशेंट को सरदर्द, उल्टी, चक्कर, कमजोरी, वीकनेस और उस बीते हुए पलों की याददाश्त, मेमोरी चली जाती है। तो सिम्टम्स कैन बी फोकल, सिम्टम्स कैन बी जनरलाइज्ड। डॉक्टर, कई बार हम ये भी देखते हैं एपिलेप्सी से जुड़ी हुई लोगों के बीच में काफी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उनके बारे में बताएं। एपिलेप्सी जो होती है, जैसे मैंने कहा कि फोकल भी होता है, जनरलाइज। सबसे ज्यादा जो तकलीफदायक होता है वो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, जिसमें पेशेंट कभी भी गिर सकता है, चोट लग जाती है, इंजरीज हो जाती हैं, और जिसकी वजह से कई लोग बॉडी में बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, कई लोग गिर जाते हैं, बर्न्स हो जाते हैं, और इस तरह की वजह से लोगों के मन में एक खौफ रहता है, एक डर रहता है, कहीं वो अटैक तो नहीं आ जाएगा। और इसकी इन सब चीजों की वजह से लोगों के मन में एक भ्रांति फैल गई है कि ये बीमारी जो है ये सीरियस है। इसकी वजह से कई लोगों को जॉब भी नहीं मिलती है। तो इससे एक तो जान का भी खतरा रहता है, और एक होता है कि बॉडी के अंदर, तो इसकी वजह से लोग इसको ओन अप नहीं करना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं अपने घर परिवार में ही या फैमिली में ही कि हमारे बच्चे को एपिलेप्सी है या फिट्स है, क्योंकि इसके बारे में इतने लोग डरते हैं, खौफजदा है। इसको ये नहीं समझते हैं कि ये एक मात्र ब्रेन की बीमारी है। जिस तरह से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है तो वो हम लोग बताने में एक तरह से झिझक नहीं करते हैं कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बट एपिलेप्सी की प्रॉब्लम को ओन अप करने में दिक्कत होती है, क्योंकि लोगों के मन में, कई लोगों की ये धारणा है कि ये छुआछूत की बीमारी है, कोई ऊपरी चक्कर है। तो ये भ्रांतियां और ये जो अज्ञानता है, इसकी वजह से लोगों में है। कई लोग समझते हैं कि ये छुआछूत की वजह से होता है, तो ये सब गलतफहमियां हैं। ये मात्र ब्रेन की बीमारी है, ब्रेन की एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जिसकी वजह से ब्रेन क्षणिक समय के लिए काम नहीं करता है और वापस काम करने लग जाता है। तो जरूरी है कि अगर बेहोशी होने वाली अटैक है तो तुरंत उस समय हम बचाव करें, उसको कोई चोट नहीं पहुंचे, उस समय उसके मुंह में कोई चम्मच या हाथ उंगली ना डालें, उसको सिर्फ एक करवट लिटा दें। जब तक वो झटके आएंगे तब तक मुंह में झाग बनता है। एक करवट लिटा देने से वो झाग मुंह से बाहर आ जाता है, अंदर फेफड़े में नहीं जाता है। ये अगर देखभाल ना हो तो कई बार झाग लंग्स में जाके लंग को इन्फेक्शन कर देता है, और इसकी वजह से कुछ लोगों में हम लोग देखते हैं, अगर बार बार फिट्स आए, एक जिसको सीरियस बीमारी हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस होती है, उस केस में तो तुरंत हमें अस्पताल में ले जाना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द एपिलेप्सी अटैक्स 4 से 5 मिनट में खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर, क्या टेंशन या स्ट्रेस में एपिलेप्सी हो सकती है? एपिलेप्सी का कारण स्ट्रेस तो नहीं होता है, लेकिन एपिलेप्सी स्ट्रेस में और बढ़ जाती है। मतलब हमने देखा है कि एपिलेप्सी जिनको है उनको 2 तरह के फिट्स आते हैं। एक होते हैं जो रियल फिट्स होते हैं, और दूसरे होते हैं जिसको हम कहते हैं स्यूडो सीजर्स या नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स। ये मानना है कि ब्रेन के ही अंदर में 2 तरह के कंपोनेंट होता है, एक कॉन्शियस ब्रेन और एक सब कॉन्शियस ब्रेन। तो जो हम मानते हैं कि जो नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं या स्यूडो सीजर्स होते हैं, ये सब कॉन्शियस ब्रेन की वजह से है। इनका वजह हम लोग मानते हैं कि स्ट्रेस, टेंशन, या घरेलू समस्या या बीमारी के बारे में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाने की वजह से भी इस तरह की
फिट्स आ सकते हैं, जो नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स हैं। तो आपका प्रश्न कि क्या स्ट्रेस अपने आप में फिट्स पैदा कर सकता है, आंसर इज नो। साथ ही कई लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि क्या एपिलेप्सी के लिए जिंदगी भर दवाइयां या इलाज लेना पड़ सकता है? देखिए, कॉमन जो एपिलेप्सी के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें हम कहते हैं, मान के चलिए 100 में से 70 से 80% लोगों का सिर्फ 1 या 2 दवाई से कंट्रोल हो जाता है। और नॉर्मली हम लोग कहते हैं 3 से 5 साल में दवाइयों को हम कम करके बंद कर सकते हैं। स्पेशली ये उन केसेस में हम कर पाते हैं जिनके ब्रेन के अंदर में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हो। जैसे ब्रेन के अंदर मान लीजिए हेड इंजरी हुई है, चोट लग गया है, ब्रेन का काफी बड़ा एरिया डैमेज हो गया है, तो उन केसेस में दवाई बंद करना शायद उचित भी नहीं रहेगा और हमें रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से हम जैसे ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है, ब्रेन में मान लीजिए कोई मेजर क्लॉट है, ब्रेन में मान लीजिए कोई हेमरेज हो गया था जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स काफी डैमेज हो गए थे, इन सब कारणों की वजह से हम लोग ये मान के चलते हैं कि शायद दवाइयां कम नहीं हो पाएंगी। बट मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेज जिनमें ब्रेन का एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल है, जिनका ईईजी बिल्कुल नॉर्मल है, 3 साल तक कोई अटैक नहीं आया है, तो हम धीरे धीरे दवाइयों को बंद करके 3 से 5 साल तक में दवाइयों को बंद कर देते हैं। बट जैसे मैंने कहा, कुछ केसेस इंट्रैक्टेबल होते हैं, स्पेशली जिनके अंदर ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है, ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट है, ब्रेन के अंदर कोई गांठ है, ब्रेन के अंदर कोई परमानेंट डैमेज है, तो इन सब केसेस। और कुछ जेनेटिक एपिलेप्सीज होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनमें हम जैसे बंद करने की सोचें तुरंत अटैक्स आ जाते हैं, या जिनकी ब्रेन के अंदर में कंटिन्यूअस एब्नॉर्मल डिस्चार्जेस आ रहे होते हैं, उस केस में हम रिस्क नहीं लेते हैं, उनको फिर हम ताउन दवाई चलाते हैं। ये मान के चलिए 20% केसेस होते हैं जिनको दवाई जीवन भर खानी पड़ेगी, बट ज्यादातर लोगों की दवाइयां कम करके हम बंद कर सकते हैं। क्या एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स स्पेशल होते हैं, उनको एक तो दवाई लेनी होती है, बट दवाई टाइम से लेनी होती है, दवाई मिस नहीं करनी होती है। अगर मिस करेंगे तो उनकी लाइफ में कुछ उनको लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे उनको देर रात तक वो लेट नाइट पार्टीज नहीं कर सकते हैं, नाइट ड्यूटीज जो करेंगे, उनको दिन में 8 घंटे सोने हैं, 8 घंटे की नींद बखूबी जरूरी है, टाइम से खाना उनके लिए जरूरी है। तो लाइफस्टाइल में अगर ये मॉडिफिकेशंस कर लें तो वो आम आदमी की तरह जिंदगी जी सकते हैं। सिर्फ अंतर ये रहेगा कि जो नॉन एपिलेप्टिक पेशेंट्स है वो एपिलेप्सी की दवाई नहीं लेते हैं और ये एपिलेप्सी की दवाई लेते हैं। तो अगर ये दवाई रेगुलरली लेते रहें तो आम लोगों की तरह जिंदगी जी सकते हैं। सिर्फ कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ प्रोहिबिशंस हैं, जैसे जिनको एक्टिव एपिलेप्सी है उनको हम कहते हैं स्विमिंग नॉट अलाउड, उनको कहते हैं हम ड्राइविंग नॉट अलाउड, उनको कहते हैं पहाड़ पे चढ़ना माउंटेनियरिंग वो नहीं अलाउड है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हम मना करते हैं। इसी तरह से कुछ पर्टिकुलर दवाई, जैसे कोई लूज मोशन हो गया, हमने कोई दवाई दे दी लूज मोशन रोकने के लिए, बट उसे फिट्स आ गया। ऐसे कुछ मेडिसिन हैं, जैसे क्विनोलोन ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं, ये ड्रग्स उनको नहीं लेना है। ये हम मरीज को भी बता देते हैं, घर वालों को भी बता देते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो ये दवाइयां का परहेज करना है। तो इस तरह से अगर लाइफ में कुछ चीजें अगर आप परहेज करें, अगर आप टाइम से खाएं, टाइम से सोएं, टाइम से दवाई लें, तो आप नॉर्मल आदमी की तरह जिंदगी यापन कर सकते हैं। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, एपिलेप्सी अवेयरनेस पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज या ऐसी कोई जानकारी जो आप देना चाहें? एपिलेप्सी अवेयरनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एपिलेप्सी को हम समझें कि ये ब्रेन की बीमारी है। जस्ट लाइक हार्ट की बीमारी होती है, किडनी की बीमारी होती है, लिवर की बीमारी होती है, इसमें ब्रेन सेल्स एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से फायरिंग करते हैं। इसको आप समझें, ये बीमारी है, इसको बीमारी की तरह से इलाज कराएं, इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। कुछ आपको नॉर्मल प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जैसे टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से दवाई, टेंशन नहीं करना, और कोई भी और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसका प्रॉपर इलाज कराएं। इस बीमारी के बारे में जितने भी गलतफहमियां हैं उनको दूर करें। आप डिस्क्रिमिनेट ना हो
ना किसी को होने दें। जरूरी है कि एपिलेप्सी को पूरे हमारे समाज में एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे जैसे एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आती है, शादी में प्रॉब्लम आती है, ये नहीं होना चाहिए। इसको बाकी बीमारियों की तरह समझ के इसका इलाज करना चाहिए। प्रॉपर टाइमली इलाज अगर होगा तो 100 में से 70 to 80% लोगों का इलाज आसानी से 3 साल में खत्म हो सकता है। ओनली इन सेलेक्टेड केसेस जो आसानी से कंट्रोल में नहीं आते हैं, उनके लिए हमें दवाई नियम से लेंगे तो गुड क्वालिटी लाइफ के साथ हम बाकी जीवन यापन कर सकते हैं। सबसे बड़ी जरूरी है कि इस बीमारी के बारे में सिर्फ मरीज को ही नहीं, उनके घर वालों को भी मालूम होना चाहिए, और उसके अगर फिट्स आ जाता है तो तुरंत उसका उपचार करना चाहिए। उसके लिए जो जो प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहना चाहिए। ऐसे आप करेंगे तो बीमारी के बारे में जो गलतफहमियां फैली हुई हैं, जो भ्रम फैले हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है, एक कलंक की जैसे एक फीलिंग करते हैं कि इसके बारे में बताएंगे नहीं, शेयरिंग नहीं करें, ये गलत है। बीमारी को बीमारी की तरह से डील करें और इसका इलाज प्रॉपर कराएं, ताकि एक गुड क्वालिटी लाइफ हमारे पेशेंट भी जी सकें और हमारा समाज भी उनको एक्सेप्ट करे एज दे आर। डॉक्टर, आपका इन अहम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्गी के प्रति कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इन जानकारियों से फायदा होगा और मिर्गी का सही समय पर सही इलाज हो पाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।